हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम रिकॉल करते हैं मैग्नेटिज्म का कुछ पार्ट। तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की स्टार्टिंग हम करते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या था, एक अ, अपने पास हम कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ सर्किट है एंड उसके पास में एक कंपास रखा हुआ है। जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो देखने को मिल रहा है कि कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन आया। देन फिर थोड़ी क्यूरियोसिटी रही कि अब ये डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने सर्टेन चेंजेज किए कि मैग्नेट को या कंपास को दूर लेके गए, वायर को दूर लेके गए या पास लेके आए, दैट मीन सेपरेशन को वेरी किया। और देखने को मिल रहा था कि सेपरेशन को जब इंक्रीज कर रहे हैं देन डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। या हम बोले कि सेपरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं देन डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ जो है वो अपने पास में डिफ्लेक्शन का इंक्रीज हो रहा है। सिमिलर वे में करंट की वैल्यू को चेंज करके देखा कि करंट की वैल्यू को अगर वेरी कर रहे हैं तब किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो सेम टाइप को ऑब्जर्वेशंस उसमें मिले कि जब करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं देन डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है एंड करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस सब से ये कंक्लूजन पे आए कि ये करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इससे पहले सब यही पता था कि अपने पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज होती है, जिनको हम परमानेंट मैग्नेट्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये एक फैक्ट बन गया कि करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ओरस्टेड ने ये बता दिया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट कितना करेगा वो नहीं बताया। उसके लिए आगे वर्क किया जैसे बायोट एंड सवार्ट ने। तो उन्होंने एक बेसिक यूनिट लेके चले मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लेके चलते हैं चार्ज। सिमिलर वे में करंट कैरिंग वायर के लिए भी उन्होंने एक बेसिक यूनिट कंसिडर किया जिसको बोला करंट एलिमेंट। अब ध्यान रखना है, करंट एलिमेंट अपने पास में एक वेक्टर क्वांटिटी आई इंटू समथिंग डीएल, डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो उस छोटे से एलिमेंट पे करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये करंट एलिमेंट उन्होंने देखा और करंट एलिमेंट के कारण फिर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा। तो उन्होंने कंसिडर किया कि चलिए अपने पास में करंट एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट स्पेस में यहाँ पे कंसिडर किया, उससे आर डिस्टेंस पे इधर कहीं पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आर वेक्टर कंसिडर किया कि यहाँ पे कहीं पे करंट एलिमेंट है, तो इधर की तरफ अपने पास में आर वेक्टर है, देन इस करंट एलिमेंट में और आर वेक्टर में यहाँ पे एक एंगल कंसिडर किया थीटा। और अगेन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया उन्होंने कि जो आर वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, स्मॉल एलिमेंट है, तो डी वी, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, तो उन्होंने एलिमेंट के कारण कंसिडर किया डी वी। वो डी वी की वैल्यू देख रहे थे कि करंट एलिमेंट का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल रहा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, आइडियल। इस पे दूसरा देखा कि आर जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। साथ में आईडीएल वेक्टर जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया और आर वेक्टर, तो आईडीएल मतलब करंट के डायरेक्शन में उधर की तरफ, आईडीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी और आर वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होगा उस एंगल के साइन एंगल पे डिपेंड कर रहा था। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला जो आ गया डिपेंडेंसी कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टेंट अप्लाई किया, याद कीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करने के बाद में एक नया फॉर्मूला बन के आ गया कि डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट हो गया। वेक्टर फॉर्म में जब इसको देख रहे हैं तो डायरेक्शन बेसिकली वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है कि डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर है उसको नोट करेंगे हम आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, या इसको बोल सकते हैं सिंपल हम कि आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, वो कितना हो जाएगा आई डी एल इंटू साइन थीटा। आप इसको कॉपी पे नोट करके देख सकते हो कि किस तरीके से बन रहा है ये। ठीक है, तो ये आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर, उसको आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बोल सकते हो, उधर कितना हो जाएगा आई डी एल इंटू साइन थीटा। तो फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा क्या, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये करंट का रिंग एलिमेंट आइडियल जिससे आर वेक्टर किसी पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने पास में कि कितना पर्टिकुलर पोजीशन पे फील्ड होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे तो हमें
या तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर ले और डायरेक्शन अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, कि फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस डी, कुछ भी हो, फर्स्ट वेक्टर जो होगा उसकी तरफ हमें थंब रखना है, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, देन ओपन palm इंडिकेट करेगी वट एवर क्रॉस प्रोडक्ट उसके डायरेक्शन को। तो यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर जो होगा उसी के डायरेक्शन में अपने पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीबी वेक्टर हमने कंसिडर किया। तो करंट एलिमेंट की तरफ हम थंब रखेंगे, आर यूनिट वेक्टर मतलब जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ पे फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, ओपन पाम बताएगी अपने को कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं अपने पास में, जनरली हम पेपर में ड्रॉ करते हैं तो हम अपने पास में काफ़ी केसेज में ऐसा होता है कि पाम या तो आउट जो पेपर है उसके अंदर चली जाती है या फिर उसके अपवर्ड। तो इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं, याद है, डॉट एंड क्रॉस। क्रॉस का जब इनटू द प्लेन जाएगा, डॉट का जब आउट ऑफ द प्लेन होगा तब हम डॉट का यूज करेंगे। अब देखिएगा ये तो रहा एलिमेंट के लिए। फिर इस पे अपने पास में जब एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद में जो फॉर्मूला निकल के आता है, याद है आपको कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब ये साइन थीटा वन और साइन थीटा टू कौन से एंगल्स होंगे, कि यहाँ पे अगर करंट का रिंग वायर अपने पास है उससे डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पी पॉइंट जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं उससे वायर के एंड्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर और वायर्स के एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा वन एंड थीटा टू। ये एंगल्स अपने पास में है तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। याद रखना है ये जो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं फॉर्मूले का उसमें आपके पास में क्या है, ये परपेंडिकुलर जो हमने बनाया हुआ है उससे साइन थीटा वन, जैसे ऊपर की तरफ एंगल जो था थीटा वन था और नीचे की तरफ एंगल थीटा टू, तो साइन थीटा वन एंड साइन थीटा टू वो अपने फॉर्मूले में पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। कब, जब थीटा वन अपना इधर की तरफ था, दैट मीन्स अपने क्लॉकवाइज बनाइए, नोट्स को देख सकते हैं, और थीटा टू को एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। बट काफी केसेस में ऐसा होता है कि थीटा वन थीटा टू दोनों ही क्लॉकवाइज है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव पुट करना है उसको फाइनली। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा हम इस पार्ट को कुछ न्यूमेरिकल्स इसके नोट्स में से देख सकते हैं। इसी की हेल्प से जब हम अभी बात करते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ के वायर मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तब हम कंसिडर करेंगे तो थीटा वन थीटा टू दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद कीजिएगा। तो आप जैसे ये आर वेक्टर अपने पास में डी डी ऐसा परपेंडिकुलर कंसिडर किया वायर पे, और ऐसे आर वेक्टर उसके एंड को ज्वाइन करने जाएंगे इस तरीके से, तो अगर एंड इन्फिनिटी में तो एंगल ऑलमोस्ट अपना 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल अपना 90 डिग्री हो जाएगा, इन दैट केस थीटा वन थीटा टू बोथ आर 90 डिग्री। Now the formula mu naught I upon 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2 will convert into mu naught I upon 2 pi d because sin theta 1 and sin theta 2 both are equals to 1। ये हो जाएगा। इसमें अपने पास एक और केस आता है, सेम इनफाइनाइट जनरली हम उसको बोलते हैं, कि वायर अपने पास स्ट्रेट जो वायर है वो मान लीजिए इस पॉइंट पे, उधर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है बट यहाँ पे यहीं पे एंड हो गया, और जहाँ पे एंड हुआ वहीं पे परपेंडिकुलर इधर की तरफ अपने पास में किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है। इन दैट केस क्या होगा, ये वाला एंड, एक एंड यहीं पे है दूसरा एंड इन्फिनिटी पे है, और इससे इधर कैलकुलेट करना है, तो एक एंगल तो कितना हो जाएगा, इसी के साथ तो एंगल कैलकुलेट करना है डी के साथ में परपेंडिकुलर के साथ में, तो एक एंगल तो कितना होगा, जीरो हो गया, और दूसरा एंगल फिर से क्या होगा, 90 बन जाएगा। इस केस में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। क्लियर है, ये याद रखिएगा। फिर अपने पास में फाइनाइट लेंथ की हेल्प से हम एक पॉलीगन वाला फॉर्मूला हम याद रखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेगुलर पॉलीगन का केस ध्यान रखिएगा, पॉलीगन के साथ में रेगुलर पॉलीगन वर्ड स्पेशली ध्यान रखिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे आ जाए, स्क्वायर के सेंटर पे पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो, तो उसमें भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखिए, एक तो पॉलीगन की एक साइड जो है सेंटर पे, रेगुलर पॉलीगन की, फिर से रेगुलर पॉलीगन ध्यान रखिएगा, रेगुलर पॉलीगन की एक साइड सेंटर पे टोटल एंगल सब्टेंड करती है 2 पाई बाई एन, दैट मीन ट्राइंगल है तो 2 पाई बाई 3, अपने पास में स्क्वायर है तो 2 पाई बाई 4। फिर हम क्या करते हैं उसमें जब डेरिवेशन करते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए हम जनरली हेक्सागन या उस टाइप का कुछ केस कंसिडर कर ले, तो ये मान लीजिए एक साइड है, टोटल एन साइड है, सेंटर पे यहाँ पे टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन। हम बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से उस जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना मतलब सेंटर पे, तो एक साइड का जो एंगल होगा दोनों एंड्स को मतलब इस परपेंडिकुलर और एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल हो जाएगा आपका पाई बाई एन एंड पाई बाई एन। तो इसको सोल्व करने के बाद में रिजल्ट जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, म्यू नॉट एन आई, एंड दैट मीन नंबर ऑफ साइड्स, एन आई into sin pi by n into tan pi by n divided by pi into a that means साइड लेंथ या l हो सकता है, और n नंबर ऑफ साइड्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने को ट्राइंगल के सेंटर पे कैलकुलेट करना हो, स्क्वायर के सेंटर पे कैलकुलेट करना हो, या अपने पास में
पेंटागन, हेक्सागन या इनसाइड का कुछ भी हो उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ये हम ध्यान रखें। फिर अपने पास में आता है जैसे सर्कल का केस कंसिडर करते हैं, तो सर्कल में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगेन करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट सर्कल में कंसिडर किया आपने, यहाँ पे मान लीजिए डीएल लेंथ का एलिमेंट, डीएल लेंथ के एलिमेंट से फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। अब देखिए सर्कल में जो आर वेक्टर होगा वो करंट एलिमेंट के साथ में, क्योंकि ये तो रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा और करंट एलिमेंट किधर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उनमें एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। सो डी बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल इंटू साइन 90 अपॉन 4 पाई r² वेर आर इज रेडियस। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डी एल सब इंटीग्रेट होकर के 2 पाई r हो जाएगा, और 2 पाई r होने पर अपने पास में कितना बन जाएगा फिर वो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड, बिकॉज नीचे 4 पाई r², एक ऊपर डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई r। नाउ द फॉर्मूला विल कन्वर्ट्स इनटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, पाई कैंसिल हो जाएगा। ये कब है, जब सर्कल अपने पास में कंप्लीट बना हुआ है, सर्कुलर लूप कंप्लीट है। लेकिन इसमें से अगर आर कहा जाता है कि आपके पास 1/4 है या पाई/6 एंगल है या पाई/3 एंगल है या 2 पाई/3 एंगल है, इन दैट केस कुछ नहीं करना आपको। अगेन आर्क लेंथ जब हम डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी आर इंटू थीटा, तो आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा फिर, कंप्लीट जो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इंटू आर इंटू थीटा, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। दैट मीन्स सिंपल अपने पास यूनिटरी मेथड लगा रखा है कि कंप्लीट जब सर्कल हो जाएगा देन थीटा इज 2 पाई, 2 पाई/2 पाई 1 एंड फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। एंड अगर कुछ पार्ट है उसका, चाहे वो हाफ पार्ट हो, क्वार्टर हो या उससे भी लेस हो, देन इट विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अगेन सर्कल में सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो क्या डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन बताइए सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो इनटू द प्लेन हो सकता है, आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है। ये एक पार्ट का रहा अपने पास में। अच्छा, इसमें एक और आपको बात याद हो तो, सर्कल में एक ऐसा केस बनता है कि ये मान लीजिए सर्कल अपने पास में एक जगह पे करंट वायर जो है वो एंटर किया, फिर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ हो सकता है थीटा एंगल हो, दूसरी तरफ 2 पाई - थीटा होगा, और फिर करंट जो है उसी तरीके से बाहर निकल जाएगी। अगर ये एंटर और एग्जिट करने वाला वायर जो है इनको पीछे एक्सटेंड करने पर या आगे एक्सटेंड करने पर वो सेंटर से पास हो गई, तो याद रखिएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपने पास आ रहा है, और साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर। तो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल अगर जीरो हो गया तो फील्ड तो जीरो हो जाएगा, मतलब करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे फील्ड कितना होगा, जीरो रहेगा। तो हमने ऐसा सर्कल बनाया लेकिन उसमें एक जगह से करंट एंटर की और दूसरी तरफ एग्जिट की, एंटर और एग्जिट करने वाली लाइन जो है सेंटर इन्हीं पे आ रहा है, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो कितना हो जाएगा, जीरो। अब अगर वो वायर अपने पास यूनिफॉर्म है तो इसमें रिजल्ट याद है आपको, दोनों पार्ट्स जो हैं टोटल थीटा और 2 पाई - थीटा वाले एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर जाते हैं और नेट फील्ड कितना हो जाता है, जीरो। ये अपने पास में सर्कल के लिए नहीं, अपने पास कैसा भी पॉलीगन होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इवन इसमें रेगुलर पॉलीगन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वायर अपने पास सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड की रजिस्टिविटी अलग हो दूसरे तरफ की रजिस्टिविटी अलग हो। तो वायर अपने पास एक ही मेटेरियल का बना होगा, तो एक तरफ अगर किसी भी टाइप का लूप होगा एंटर करके दूसरी तरफ एग्जिट करेगी तो लूप का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन आउटसाइड वायर्स का भी, जैसे मान लीजिए स्क्वायर के केसेज में आप देखोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल वायर आया, फिर एक पार्ट में करंट ऐसे चली गई, फिर मान लीजिए इस कॉर्नर से निकल गई, एक साइड नीचे और लगा देते हैं, तो इधर की करंट जो है तीन साइड से पास होकर के एग्जिट की, इधर की करंट एक साइड से पास होकर के एग्जिट कर गई। ये वाला जो एग्जिट किया वो मान लीजिए उसको पीछे एक्सटेंड करने पर सेंटर से पास हो जाता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो होगा, लेकिन हो सकता है एंटर करने वाले का नॉन जीरो, बिकॉज मैंने उसको हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो आएगा, तो इन बातों का हम थोड़ा ध्यान रखें। फिर अपने पास में देखिएगा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फर्दर, जैसे दो या सिंपल अपने पास में एक मूविंग चार्ज का फील्ड, ये मान लीजिए अपने पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर अपने पास में यहाँ पे सर्कल पे चल रहा है तो उसका फील्ड किस तरीके से होगा, वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 IR, और 2R मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब देखिए चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पे आपको स्पीड गिवन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी गिवन हो सकती है, एंगुलर स्पीड गिवन हो सकती है, आई को रिप्लेस करना है बस आपको। अगर अपने पास में फ्रिक्वेंसी गिवन है देन कितना होगा, करंट विल बी, जो एवरेज करंट होगी चार्ज क्यू के फ्लो होने से वो कितना होगा, आई इज क्यू बाई टी एंड टी इज 1/f। तो आई कितना हो जाएगा, क्यू इंटू एफ, दैट मीन्स म्यू नॉट क्यू इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2R, ये हो जाएगा। अगर ओमेगा गिवन है तो आई को बोलेंगे कितना, फिर से क्यू बाई टी, टी 2 पाई/ओमेगा। अगर स्पीड गिवन है, लीनियर स्पीड गिवन है तो आई इज क्यू बाई टी वे टी इज 2 पाई R/v, इस तरीके से बना लेंगे।
सिमिलर वे में करंट कैरिंग, जैसे करंट कैरिंग वायर का तो हम बना चुके हैं। अगर अपने पास मूविंग चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, अब हम सर्कल पे नहीं, सर्कल का तो बना लिया, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, और उससे फिर अपने पास किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, और वहां से आर वेक्टर पोजीशन पे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसमें अगेन हम फिर से बाय सवार्ट लॉ ही अप्लाई करेंगे। जो करंट अपने पास में वायर है, या सॉरी जो मूविंग चार्ज है, उसको एक करंट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। कि अपने पास में मान लीजिए वो चार्ज Q जो है वो dt टाइम में कुछ dl मूव करता है, देन उससे करंट का जो फॉर्मेशन अपने पास में हो जाएगा, dl लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर ले, तो आपके पास में उस सिलेंडर में से कितना चार्ज पास हो गया, Q। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बाई dt। और फर्दर हम जब dl से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो dl बाई dt क्या हो जाएगा, अपने पास वेलोसिटी बन जाएगा। idl चाहिए अपने को, तो बेसिकली फॉर्मूला अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट जो idl डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर था, उसमें आईडीएल की जगह हो जाएगा Q इंटू वी। अब यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिएगा तो हम बोलेंगे म्यू नॉट Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। अगर ये आपके पास में है, हमने कंसिडर किया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी की तरफ हम रखिएगा, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उधर फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिएगा, ओपन पाम बताएगी आपको फील्ड की डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करना है, मेथड यही फॉलो करना है, फाइनली आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल करने का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे।